Okay, so we'll start now. So a very warm welcome to today's Beyond Classroom session. Very excited to do this session and moderate this session also. So today's session is going to be done by Ratnesh ji. Ratnesh Vashani is a volatility coach. He's based out of Aligarh. And I have been knowing him for the last 1.5 years since he has joined us as a volatility coach. आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं इनसे सीखने के लिए. इनफैक्ट वन बहुत इंस्पिरेशनल चीज जो रत्नेश जी के बारे है दैट इज he registered 1890 SIPs in 2018 on a single day. बहुत इंस्पिरेशनल चीज है. Today's session will be interviewed by volatility coach समीर कैला. तो समीर जी भी हैं हमारे संग अभी, रत्नेश जी भी हैं. तो समीर जी, we can start now. We can start the session. Thank you, Nishant. Thanks for giving me the opportunity to moderate Ratnesh ji, and it's my pleasure, Ratnesh ji, to welcome you. So हम लोग जो बातचीत का है हम हिंदी में रखेंगे तो ताकि पब्लिक एट लार्ज को चीजें समझ में आ जाए. और सो रत्नेश जी, टू स्टार्ट ऑफ विद, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने कैसे काम स्टार्ट किया, क्या आपके रोड मैप्स रहे, किस तरीके से आप आगे चीजों को बिल्ड करते चले गए और आज जो आप मैनेज कर रहे हैं एसेट्स, उसकी क्या जर्नी रही. तो ओवर टू यू रत्नेश जी. आप म्यूट पे हैं. थैंक यू समीर जी, निशान जी एंड सभी वोल्टिलिटी कोचेस. पहले तो ये कि मैं बड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों से बात करने की, तो बड़ा फॉर्मल तरीके से बात करूंगा, तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है. और दूसरी चीज, फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में हम बहुत इंटरेक्टिव होने वाले हैं. तो शुरुआत में मैं आपको जो बताने वाला हूँ बेसिकली मेरी जर्नी, तो ये एक एक्सीडेंटल कहना चाहिए कि एक एक्सीडेंटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जर्नी है, जो कि अचानक से कहीं से इसमें आ गया और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें बनती गई या बना दी गई, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली में सभी चाहते थे कि मैं जज बनूं, तो मुझको जबरदस्ती LLB कराई गई. बट LLB में मेरा मन नहीं लगा और मेरी समझ में चीजें आ ही नहीं रही थी. देन सही बात तो ये थी कि बस मैं पास क्यों हुआ मुझे भी नहीं मालूम. बट एक चीज थी कि उस टाइम पे भी ना मुझे शेयर मार्केट बड़ा अट्रैक्ट करता था. तो बस शेयर मार्केट में एक नौकरी शुरू करी. और नौकरी भी कैसे शुरू करी, रैंडमली अलीगढ़ में सर्च किया कि यहाँ कौन काम करता है, क्योंकि मैं जानता किसी को नहीं था. तो बस मैंने सर्च किया उस टाइम पे याहू मैसेंजर और ये सब के थ्रू. तो मुझे 2 लोग मिले जो कि शेयर ब्रोकिंग करते हैं. मैंने 2 रिज्यूम बनाए, 2 कवर लेटर बनाए और लेके मैं पहुंच गया. जो पहले व्यक्ति के पास ही पहुंचा, बाई चांस उसके यहाँ वैकेंसी थी और उसने मुझे उसी दिन बोला 1500 रुपये दूंगा. मैंने कहा ठीक है, मुझे तो सीखना था, तो मैं ज्वाइन कर लिया. ये बात है सन 2003-4 के आसपास की. और उस टाइम पे NSE अपनी सिस्टम्स को फॉर्मल कर रहा था, तो वो सब ब्रोकर मॉडल भी चेंज हो रहा था और जो NISM जो तब NCFM है था, वो कंपलसरी होता चला जा रहा था. तो उस टाइम पे ना मुझे क्या मालूम पड़ा कि भाई यार, जब मैंने ज्वाइन तो कर ही लिया, दिमाग में एक गुलगुली थी कि यार ये आगे कैसे बढ़ना है. तो वहाँ चीजें भी बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं थे और निकल के ये आया कि NCFM कर लोगे तो कुछ हो जाएगा. फाइनली मैंने NCFM का एक मॉड्यूल कर लिया. एक मॉड्यूल करने के बाद में क्या हुआ कि दूसरा भी कर लिया. अब NCFM का जब पोर्टल खोलते थे तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते थे. अपने को ये पता नहीं था कि कौन सा मॉड्यूल किसके लिए है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है. तो जो समझ में आता चला गया वो मैं करता चला गया. फाइनली 8 महीने के अंदर मेरे पास में 5 सर्टिफिकेशन थे और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी. और नौकरी छोड़ के क्या हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा कि यार हम तो बहुत कुछ जान गए. और उस टाइम पे कमोडिटी का दौर शुरू हुआ और मैंने कमोडिटी मार्केट में एंट्री कर ली. तो यहाँ अलीगढ़ में हमने जब कमोडिटी का काम शुरू किया तो MCX के अंदर यहाँ डब्बा ट्रेडिंग होती थी. डब्बा ट्रेडिंग से आप लोग परिचित होंगे. तो यहाँ एक्चुअली उस टाइम थे तो हम छोटे ही और बहुत जल्दबाजी में मार्केट में भी आ गए. लोगों ने हमें जो समझाया उसके हिसाब से हमें लगा कि यही सही रास्ता है पैसा बनाने का. तो हमने डब्बा ट्रेडिंग शुरू कर दी. और डब्बा ट्रेडिंग शुरू करने के बाद, निशान ऐसा तो नहीं है कि सेबी वाले भी पकड़ देंगे, रिकॉर्डिंग आउट नहीं होनी चाहिए.
तो पुरानी बात कर रहे हो ना रत्नेश जी, को ऐसी अब तो नहीं कर रहे ना? तो पुरानी हो गई ना सब लोग। तो डब्बा ट्रेडिंग जब हमने शुरू की तो नतीजा ये था कि जो हमने 4 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया था, लगभग 1.25 साल के बाद मेरे अकाउंट के अंदर लगभग 1.5 करोड़ रुपया था। तो वो मतलब मार्केट ही ऐसा है। अब हकीकत ये थी कि वो पैसा मेरा था या पब्लिक का था, सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये था। और हो क्या रहा था उस टाइम पे, जो रैली थी ना वो गोल्ड और सिल्वर की रैली थी। तो गोल्ड और सिल्वर ने चलना शुरू हुआ था और उसके अंदर जिस तेजी से काम हो रहा था, तो मैंने पैसा तो उस टाइम पे देखा जो बढ़ा, लेकिन एक दिन वो आया जबकि गोल्ड का रेट जो धीमे 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 करके साल 1.5 साल में बढ़ा था, 12,000 से 8,000 आया, यानी एक बड़ा क्रैश। और नतीजा क्या था कि उस दिन मेरे अकाउंट में लगभग 20 लाख का डेबिट था। अब जिस आदमी ने 4 लाख से व्यापार शुरू किया हो, भले ही उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देख लिया, लेकिन आज उसके अकाउंट में 20 लाख का डेबिट था। अब ये एक समस्या थी, क्योंकि आप अपने घर पर तो बोल नहीं सकते कि भैया आपने 4 लाख दिए थे और अब 20 लाख चाहिए मुझे। सही बात। तो मैं आपको रियल लाइफ चैलेंज बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि वहां पर सबसे पहली बार फील हुआ कि मेरे हाथ पैर कप कप आ रहे थे। तो वो जो होता है ना कि जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो आपको एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है, चींटियां रेंग रही होती हैं आपके शरीर में। और जिन लोगों को पता होता है ना, वो आपको छेड़ रहे होते हैं, क्या हुआ, कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? तो इनफैक्ट ये चीजें हो रही थी। और ऐसे टाइम पे तो लोग ज्यादा आपसे बात करते हुए यस, निकलवाने की कोशिश करते हैं, ये क्या हुआ रत्नेश भाई? यस। अच्छा, डब्बा ट्रेडिंग का एक नेगेटिव इफेक्ट क्या था कि आप तो पैसा ले नहीं पाए क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट ने क्या बोला कि मैंने कब कहा था, तुमने मेरा सौदा क्यों नहीं काटा, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था क्या? और दूसरी तरफ जिस ब्रोकर के संग मैं काम कर रहा था, उसने मेरे लेजर में डेबिट खड़ा किया हुआ था, वो बोला लाओ बिट। तो इनफैक्ट खैर वो फेज धीरे धीरे निकला। और इस बीच में एक अच्छी चीज क्या हुई कि यहाँ पर मेरे को कुछ चीजें समझ आने लगी। और समझ कैसे आने लगी कि इसी डब्बा ट्रेडिंग और इस मार्केट के मैनिपुलेशन में एक बार मुझे लकीली मौका मिला मुंबई आने का। और जब मैं मुंबई आया तो यहाँ पर मैंने एक फंड हाउस के यहाँ पर उनका रिसर्च डेस्क देखा, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च डेस्क था। उन्होंने जब मुझे टेक्निकल ग्राफ्स और ये सब चीजें दिखानी शुरू की, तो मुझे लगा यार कि ये एनसीएफएम काफी नहीं है, अब अपने को ये सीखना पड़ेगा। यानी कुछ चीज है जिससे कि हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो सब कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि तब तक यही लगता था कि मार्केट मैनिपुलेट होता है। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि जो भी होता है वो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें कमा सकते हो और सही गाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब सर्च शुरू हुई कि क्योंकि मैं मुंबई तो रह नहीं सकता था, तो मैं अलीगढ़ आया और अलीगढ़ आने के बाद ढूंढना शुरू किया कि यहाँ सिखाए कौन। तो 2006-07 में सिखाने वाला भी कोई नहीं था। फिर मुझे लकीली एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी, उनका कांटेक्ट मिला और मैं उनसे डिस्कशन किया और समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने उनके साथ बनाया कि मैं वीकेंड पे सैटरडे संडे और नोएडा जाया करता था और क्लासेस लिया करता था। और वहां से मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया। 2007-08 में एक चीज और हुई कि मैंने NISM का एग्जाम क्लियर किया। और जब NISM का एग्जाम क्लियर किया, तो सही बात बताऊं तो वो भी ऐसे ही किया था जैसे NCFM कर रहा था ना मैं। तो मुझे यही नहीं पता था कि इसका पर्पज क्या है। बस मैं जो लाइन से एक एक करके एग्जाम क्लियर कर रहा था, ये वाला एग्जाम भी क्लियर हो गया। इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि मेरे पास एक व्यक्ति आए और वो मुझसे बोले कि भाई आप जो है अपना एम्पेनलमेंट करा लो। मैंने कहा यार मैं क्या एम्पेनलमेंट करा लूं, होता क्या है ये, समझ में ही नहीं है। तो बोले कि आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, एग्जाम तो लोग पास नहीं कर पाते और आपने इसको पास कर लिया है। मैंने कहा होगा। मैंने उसको भाव नहीं दिया और मैंने उसको जाने दिया। इस बीच में क्या हुआ कि रिलायंस उस समय जो होता था, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड के जो एक यहाँ पे ब्रांच मैनेजर था, उसने किसी तरीके से मेरा एम्पेनलमेंट करा लिया। अब मुझे ना इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंस नहीं पता था उस टाइम, सही बात बता रहा हूँ। तो मेरे पास ना उसके बाद आया ICC वाला। मैंने उससे कहा नहीं यार, रिलायंस कर लिया, अब दूसरा नहीं करेंगे। मैंने कहा एक ही के संग काम करेंगे और मुझे तो, मैं ज्यादा करता भी नहीं हूँ, पता ही नहीं।
अच्छा, सही बात पता है क्या थी? सही बात ये थी कि मेरे पास पैसा आ रहा था शेयर मार्केट से, तो मेरे को दूसरी तरफ सोचने की फुर्सत नहीं हो रही थी। और दूसरा चीज, जैसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो मैं लोगों को गाइडेंस देने लगा, रिसर्च करने लगा, तो वो सब चीजें क्या हुई ना, वो सब चीजें और आगे बढ़ती चली गई। तो मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आई कभी भी। प्रॉब्लम कहाँ हुई? जब शेयर मार्केट क्रैश हुआ 2008 में, और उसके बाद 2014 तक अपने पास धीरे 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 करके ना काम कम होता चला गया। तो चीजें समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी एक बात क्या थी कि मैं शुरू से ना एक चीज पे बड़ा फोकस करता रहा था कि अब मेरे पास सिस्टम्स हमेशा तैयार होते थे। तो मैं ना थोड़ा आलसी आदमी हूँ। तो आलसी हूँ तो क्या करता हूँ कि मैं आलसी की वजह से मैं लोगों को अपने यहाँ पे स्टाफ जरूर रखा हुआ है, और जब स्टाफ रखा हुआ है तो स्टाफ काम करता है। तो अब मैं किसी से ये तो कहने में सक्षम नहीं था कि यार काम नहीं है तुम निकल जाओ, ये भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैंने क्या किया कि वजह ढूंढते ढूंढते या उनकी सैलरी अपनी जेब से पे करते करते 2014-15 वो टाइम आ गया जबकि मुझे लगा कि यार अब कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, इधर ना क्या था, म्यूचुअल फंड वाले जो है वो बार बार आते थे। तो ये फाइनली टर्न अराउंड हुआ 2015। 2015 में क्या हुआ कि मेरा AUM था 35 lakhs। 2008 में ARL लिया था, 2015 में मेरा AUM था 35 lakhs, और मेरे पास कुछ 3-4 हजार रुपए की ट्रेल आ रही थी। देन आई डिसाइडेड, एक पेपर लेके, कि मुझे किस बिजनेस में रहना है। मतलब वो टाइम था जब शेयर मार्केट में थोड़ा सा आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मैंने एक पेपर लिया, मैंने कहा यार मेरे को ये बिजनेस चेंज करना है, नौकरी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने सारे ऑप्शंस लिख लिए, और जो जो समझ नहीं आ रहा था कि नहीं करना है उसको क्रॉस करता चला गया। लास्ट में निकल के क्या आया कि नहीं, रहना तो फाइनेंशियल मार्केट में ही है, इससे अच्छा अपने लिए कुछ नहीं है। देन अब क्या करना है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या हुआ कि हमने म्यूचुअल फंड शुरू किया। और जब म्यूचुअल फंड शुरू किया तो वही चीज कि जो करना है तो सिस्टम थोड़ा सा उसमें बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, और सॉफ्टवेयर खरीदा 35,000 रुपए का। मेरी ब्रोकरेज आती थी 3,500 रुपए। तो सबसे पहली चीज तो मुझे यही लग रहा था कि यार पता नहीं 3,500 रुपए तो ब्रोकरेज आ रही है, सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ 35,000 का। और जब मैं खरीद रहा था तो मेरे से, जिससे मैं खरीद रहा था कंपनी से, तो उसका जो सेल्स मैनेजर है वो भी मुझसे कह रहा था, बोला यार थोड़ा AUM तो बढ़ा लो, सॉफ्टवेयर कुछ दिन बाद ले लेना। तो वो कंपनी का सेल्स मैनेजर ही मुझसे ये बात कह रहा था। मैंने कहा नहीं यार, जो करना है तो फिर अब करना है, होगा देखा जाएगा, सोच लिया तो अब करेंगे। फाइनली वो सॉफ्टवेयर ले लिया, और वो बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। एक साल के अंदर हमें कुछ बेनिफिट्स क्या समझ में आए कि मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करने लगा। तो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करने से वहां पर कुछ टर्न अराउंड चीजें होनी शुरू हुई। और 2016 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, और सबसे पहला काम ये किया कि BSE स्टार MF के साथ अपने को एम्पैनल कर दिया। तो आज की डेट में मेरे पास में मेरे 100% क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन है, BSE स्टार MF पे 100% क्लाइंट। हमारा पूरा ऑफिस पेपरलेस है, हम लोग कोई भी काम ऑफलाइन नहीं करते। इन्हीं वजहों से क्या हुआ बहुत कि जो बढ़िया। IAP और ये सारी चीजें बनती चली गई। और इनफैक्ट 2018 आते आते मेरे अंदर देखिए एक कमी है, मैं आपको बताता हूँ मेरे अंदर कमी क्या है। मैंने आपको बोला कि मैं आलसी हूँ, और आलसी होने की वजह से दूसरी एक प्रॉब्लम क्या बन जाती है कि मैं क्लाइंट से कई बार कहने में भी आलस कर जाता हूँ कि यार पैसा लगा ले। तो मैं एक्टिविटी करने में माहिर हूँ। मेरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मैं एक्टिविटी बड़ी अच्छी प्लान करता हूँ, और उनको बड़े अच्छे से डिजाइन करता हूँ। लेकिन वहां पर क्या है ना कि मैं आलस को मारने के लिए एक्टिविटी करता हूँ, अक्सर ये भी मेरी आदत है। तो तो रत्नेश भाई, यहाँ पे एक चीज थी, आप यहाँ पे हमें पता चला कि 2018 में आपने 1890 SIP एक दिन में रजिस्टर करी। यस, ये कैसे कमाल किया आपने? देखिए सच बात बताऊं तो ये भी मेरे आलस का तोड़ था। मैं क्या करता था कि IAP करता था, और IAP के बाद फॉलो अप नहीं लेता था बहुत ज्यादा। इवन जो क्लाइंट मिल गया उसको भी बहुत ज्यादा हम लोग ना बार बार पिच नहीं करते थे कि यार तुम ये करो वो करो। ज्यादातर काम कौन करता था? मेरे ऑफिस के स्टाफ। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि वहां पर ना एक ट्रेंड चल रहा था कि हर आदमी ना एक SIP बना रहा है, SIP डे बना रहा है, ये कर रहा है। तो मेरे एक मेंटर, मतलब मैं बताऊंगा आपको, एक मेंटर जो मिले,
उन्होंने एक सेशन दिया और उस सेशन में कुछ इस तरह की थीम थी कि एसआईपी कैसे की जाए। अब वो बाद में ना सबसे ये बात पूछ रहे थे कि कौन कितनी एसआईपी करेगा, आपने सीखा तो वो एक बात बताओ। तो सबने अपने नंबर लिख रखे थे, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 150, किसी ने कुछ। मैंने कहा यार नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये पता है कि मैं करूंगा, अब इसे होगा देखा जाएगा। सो वही स्ट्रेटेजी बनाई मैंने। क्या किया, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। मैंने क्या किया, अपने सारे क्लाइंट का लिस्ट निकाला, और लिस्ट निकालने के बाद में उस लिस्ट के सामने केवल 3-4 कॉलम थे। पहला क्लाइंट का नाम, दूसरा क्लाइंट का एयूएम, तीसरा क्लाइंट का मोबाइल नंबर, और चौथा क्लाइंट का एक्सपेक्टेड एसआईपी क्या होना चाहिए। और उसके अगली लाइन में जो लिखना था वो ब्लैंक था, वहां पे मुझे लिखना था। मैंने केवल एक ही थीम बनाई और सबसे कनेक्ट करना शुरू किया। वो टाइम था 2018 का और अक्टूबर का। तो मुझे याद है उस टाइम पे, अगर आप लोग ध्यान करो तो उस टाइम फंड चल नहीं रहे थे। 3-4 साल की एसआईपी के रिटर्न भी ना न्यूट्रल या नेगेटिव या बहुत थोड़े थोड़े आ रहे थे। वो रिकैटेगराइजेशन की स्टोरी उस वक्त हो रही थी। हाँ, तो उस टाइम पे ना बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, और इन्वेस्टर का भी बहुत ज्यादा उसमें उस समय इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने इसी चीज को हथियार बना लिया। मैंने क्या किया कि जब क्लाइंट से बात करनी शुरू की तो मैंने उनको एक नई थीम देनी शुरू की। मैंने कहा यार मैंने आपको फोन किया है, मैं आज तक तो कभी करता नहीं फोन, तो मैंने किया है तो किसी खास वजह से ही किया होगा। तो वजह ये है कि कुछ डेटा हमने स्टडी किया था, वो डेटा पे हमने उनको पॉइंट्स दिए और हमने उनको बोला कि ये क्यों बेस्ट टाइम है एसआईपी करने का। तो अब यहाँ पे दो कुछ चीजें जो मेरे फेवर में थी। वो पहली चीज तो ये कि आईएपी की वजह से मेरी मेंटरशिप एस्टेब्लिश थी वहां पर, वो मुझे एज ए मेंटर देख रहे थे। और मुझे क्या लगा कि वो शायद वेट कर रहे थे कि मैं उन्हें आके कुछ बोलने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। तो जब ये मैंने उनको बोला ना, तो मुझे किसी ने भी ना नहीं कहा। मतलब आपको सच बात बता रहा हूँ, अगर मैंने 100 कॉल की तो 100 में 100 के आगे नंबर लिखा था कि मेरी इतने की एसआईपी होनी है। नॉट अ सिंगल पर्सन कि जिसने डिनाई किया हो। और इवन एक चीज क्या थी कि ज्यादातर ने मुझे रेफरेंस भी दिए थे, अपने फैमिली मेंबर की एसआईपीज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, जहां मुझे ये भी समझ में आया, यानी मुझे भी एक मोटिवेशन मिला कि जब आप प्लान करके कोई काम करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है वो। इस थीम के रत्नेश भाई, पीछे मेरी टीम। यहाँ पे सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, 1890 एसआईपी, आपका क्लाइंट बेस उस टाइम पे कितना था जिससे कि आप 1890 एसआईपी एक दिन में एग्जीक्यूट कर पाए? या पूरे साल में नहीं होती सर, आपने एक ही दिन में कर डाली। इसमें हमारे 800 क्लाइंट थे जिनके साथ हमने ये काम किया था उस टाइम। तो 800 क्लाइंटों को हमने रीच किया था। और आपको सच बात बताऊं तो इस बात पे भी आपको आश्चर्य होगा, मैंने एक भी क्लाइंट से, मतलब बहुत रेयर कह दीजिए कोई मेरे ऑफिस में ही आ गया, तो मैंने किसी भी क्लाइंट से मीटिंग नहीं की थी, किसी के पास मैं मिलने नहीं गया था। क्योंकि हमने प्लान क्या बनाया, हमने अपनी टीम के लड़कों को एक स्ट्रेटेजी दी। वो क्या, कि मैं यहां से फोन करके बात करूंगा और उसको मोटिवेट करूंगा, उसको गाइड करूंगा। जो उससे निकल के आएगा, जैसे मैंने आपको फोन किया, समीर जी को फोन किया, अब समीर जी ने उधर से मुझसे बोला कि ठीक है मैं तैयार हूं, कितने की करनी है, क्योंकि उस टाइम ऐसे ही होता था। तो समीर जी ने बोला कि कितने की करनी है। मैंने कहा सर ये आपकी पॉकेट आप देखो। मेरी एक और अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात मुझे लगती है वो क्या है कि मैं कभी किसी क्लाइंट को अमाउंट नहीं बताता। यानी कोई मुझसे पूछता है ना कितने की एसआईपी होनी है, तो मैं उसको कभी नहीं बताता कितने की होनी है। मैं उसको बोलता हूँ सर ये आप देखो, मेरा काम है एसआईपी को गाइड करना या इन्वेस्टमेंट को गाइड करना। मेरा काम आपकी पॉकेट जानना नहीं है। क्योंकि एक बार मेरे संग धोखा हो चुका है। एक क्लाइंट मेरे पास लेके आए 1 करोड़ का चेक। वो मुझसे पूछ के बैठ बोले कि भाई कितने का इन्वेस्टमेंट करना है। तो मुझे ये तो पता था ये बड़े क्लाइंट है, लेकिन मैंने कहा फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैंने कहा 10 लाख। तो क्या हुआ कि वो थोड़ी देर बाद बोले कि यार मैं चेक भूल गया हूँ, बाद में जो है वो कभी करते हैं। मुझे बाद में ये बात मालूम पड़ी कि ये क्लाइंट तो ऐसा क्लाइंट है जो किसी के लिए भी 1 करोड़ से कम का चेक नहीं काटता। सो मैंने नेवर उस दिन एक अंडर लर्निंग ले एस्टिमेट। ली कि नेवर अंडर आपको क्लाइंट एस्टिमेट की एनी पॉकेट क्लाइंट। का पता नहीं है करेक्ट। तो उसको बोलना ही नहीं है।
ठीक लेकिन है। सर इसमें एक पॉइंट है ना रत्नेश जी, इसमें एक पॉइंट है, अगर आप क्लाइंट को पूछ रहे हो कि भाई वो आपको अपनी जेब देखनी है, तो क्लाइंट तो अगर फर्स्ट टाइम है तो वो तो मिनिमम से मिनिमम चीज से शुरू करता है ना, कि भाई 5 लाख 10 लाख या 5 हजार 10 हजार, वो तो सर हम यहाँ फिर आगे। हाँ जी। समीर जी, यहाँ पे ना मुझे लगता है प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है हमारी, हाँ। है ना। क्योंकि क्लाइंट जब आप उसको अमाउंट नहीं बताते हो ना, और उसको उसके गोल्स, उसके फियर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करते हो, तो फिर वो ज्यादा करता है, वो कम नहीं करता। हम्म, क्योंकि अगर मैंने सही। उसको बोला कि इफ यू मिस दैट अमाउंट तो ये होगा, या मैंने उसको गोल प्लानिंग करके दी कि भाई तेरे बच्चे की जो एजुकेशन है उसके लिए 8,000 रुपया महीना चाहिए ही चाहिए, अब वो बोलता है 3,000 रुपये महीने, तो मेरा अगला आंसर उसको होता है ठीक है, तो 5,000 शॉर्ट रह जाएंगे, इसकी वजह से तुम्हें 30% गोल पूरा होगा, और बाकी का 40% गोल पूरा होगा, बाकी 60% रह जाने वाला है। तो जब उसकी सही समझ में बात। आता है ना, तो वो बोलता है कि यार मैं 9,000 कर दूं, तो मैंने कहा फिर तो बढ़िया है, शादी और बढ़िया होगी। तो प्रैक्टिकली एक ये भी चीज है। तो मैंने क्या किया कि फोन में करता था, फॉलोअप मेरी टीम लेती थी, चेक कलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, सब टीम का काम था। और इसके अंदर बीएससी का रोल भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पर क्या था कि हमारे सारे क्लाइंट ऑनलाइन थे, तो हमको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं लेना पड़ा, हमें चेक कलेक्ट करने की, ये करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत सारे काम हमारे मैंडेट की वजह से हो गए। तो वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी और वो इजीली हो गई। और फिर जब हमने वो ने उनको बता के रखा था, तो उनके 2-3 लोग जो उन्होंने डेडिकेटेड स्टाफ हमें दिया था, वो लगातार हमको सर्विसिंग देता रहता था, तो ये जिसकी आपने वजह से कौन सी हमारे डेट, कौन सी डिसाइड करी थी कि इस दिन एग्जीक्यूट करना है? वो कैसे दिमाग में आया कि आज इसी डेट को करेंगे? एक्चुअली ये डेट मैंने डिसाइड नहीं की थी, जो डेट मैंने डिसाइड की थी उससे 1 हफ्ते डिले हो गया। तो 1 हफ्ते डिले होने की वजह से क्या हुआ कि ये नंबर थोड़ा और बढ़ गया, और डेट अगर आपको बताऊंगा तो आप मुझे गालियां दोगे सारे के सारे। 26 जनवरी करी थी नहीं? 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर। 2018। अच्छा, ओके। इस दिन बहुत कुछ गलत गलत हुआ था ना हमारे लिए। तो 22 अक्टूबर 2018 को ही वो एक सेबी का नियम भी आया था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई थी। अब खैर वो एक अलग बात है। सो 2018 में ये जो हमने रिकॉर्ड बनाया, ये इसी वजह से बनाया। और इसके बाद में जो जर्नी थी वो मेरी चेंज हो गई बिल्कुल। एक्चुअली सही बात बताऊं तो ये रिकॉर्ड बनाने के बाद लाइफ चेंज हो गई। तब तक मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं। वो इसलिए क्योंकि एक चीज क्या हुई कि जब ये चीजें हुई, तो जिस लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ, लोगों ने पहचानना शुरू किया, उसकी वजह से उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो इसकी तैयारी में कितना टाइम लगा रत्नेश भाई? सर ये 1 महीने में सब कुछ हो गया था। और आपका टीम साइज उस वक्त क्या था और आज क्या है? तब मेरा टीम साइज 5 लोगों का था, आज मेरा टीम साइज 8 लोगों का है। चलिए अब वो सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं जो आप बताना चाह रहे थे। तो अब टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, तो निशांत मेरे को ऐसे देख रहा है, कहता है कि नहीं, आगे हमें 5:40 45 तक खत्म करना है। तो आप वो सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाए जो आप बताना चाह रहे थे। हाँ, उससे पहले मैं आपको इस वाले पार्ट को सम अप करना चाहूंगा। एक्चुअली ये मैंने आपको जर्नी बताई, तो जो थी सो थी। अब बेसिकली इसमें मेरा कहना सबसे यही है कि या तो कमियों को दूर करिए या उनको अपनी ताकत बना लीजिए। तो जैसे मेरे संग जो मेरी कमी थी, मैंने उसको दूर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको ताकत बना लिया कि अब क्लाइंट से जब बात करनी है तो ऐसे ही करनी है। और इसी वजह से ये रिकॉर्ड बना, या सारी चीजें हुई। अब मैं आपको ना जो बताने वाला हूँ, और वो सारी चीज है जो हमारा इस टॉपिक की थीम है पूरी, आइडियाज टू इम्प्लीमेंटेशन, उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो हुआ वो तो खैर एक था ही, लेकिन ये वाला सेशन मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत यूजफुल भी होगा। और हाउ आई एम प्लानिंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, वो भी एक अच्छी चीज है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। हालांकि यहाँ पे जो इतने लोग बैठे हैं सभी अपने आप में बहुत बड़े दिग्गज है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि कुछ चीजें जो मैं कर रहा हूँ वो आप देख पाएं और समझ पाएं।
आपसे पहले सब कुछ बातें पूछना चाहूंगा। सर, गूगल फॉर्म कौन कौन यूज करता है? सर चैट पे बताओ या कैसे, तो थोड़ा पता चलेगा। We can write on the chat. गूगल फॉर्म का आपको आइडिया नहीं है, कई लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं करता हूं, ठीक है। गूगल फॉर्म कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले जो सेशंस देखे उनमें बहुत सारे आइडियाज की बात हुई, ठीक है, बहुत सारी चीजों की बात हुई कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आप लोग याद कैसे रखते हैं इतना सब कुछ, या आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, या कैसे करना है, या चीजों को फॉलो अप कैसे लेना है, इन सब चीजों के रिमाइंडर्स कैसे लगाते हैं? क्योंकि ये तो विचार है ना, आते जाते रहते हैं, जिस टाइम पे आया उस टाइम पे यूज किया, उसके बाद अब आपके दिमाग में जैसे कोई बात आई कि भाई ठीक है मेरे को भी रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, तो रत्नेश भाई ने बताया कि एक शीट बनाओ और उसके हिसाब से बनाना है। अब ये याद कितने दिन रहेगा? तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? या दूसरी चीज क्या है कि वो आइडिया या ये लर्निंग्स तब बेकार हो जाती है जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में ज्ञान तो भरा पड़ा है, ज्ञान की कमी नहीं है। यूट्यूब पे आप चले जाओ, इतना ज्ञान मिलेगा, भरा पड़ा है, आप कितनी रिसर्च कर लो, ठीक है। जिस फंड को आप सबसे ज्यादा रिसर्च करके ढूंढ के लाओगे ना, वही आपका नेगेटिव होने वाला है। तो फिर रिकमेंडेशन किस बेसिस पे करनी है? टीम को किस तरीके से अलाइन करना है कि जैसे मैं कहूं कि मेरे पास आज 8 लोग हैं, और मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे यहाँ हायरिंग चल रही है और मेरी प्लानिंग है कि मुझे कम से कम 8 लोग और हायर करने हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना है, और मैं किस रोल पे और कैसे करूंगा, क्या करूंगा? देखो, मेरी कमजोरी है कि मैं एक आलसी आदमी हूं, तो ऑफिस में बैठा रहता हूं। सच बात बताऊं तो मेरी क्लाइंट मीटिंग ना के बराबर है। क्लाइंट के प्लेस पे ज्यादातर क्लाइंट मेरे पास ही आते हैं, और सबको पता है कि मैं 90% चांसेज है कि ऑफिस में बैठा मिलूंगा, ठीक है। लेकिन फिर चीजों को मैनेज कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है, तो देखिए उसके लिए क्या है ना, मेरे पास में आइडियाज हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, क्योंकि मुझे क्लाइंट से मिलने तो जाना नहीं है। तो वो टाइम मेरा बच रहा है, उस टाइम में मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ नया सोचना है, नया इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, आप उसको किसी से रिलेट मत करिए और सोचिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं तो हम भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो हालांकि मेरा लेवल अभी उतना बड़ा नहीं है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि शायद कर पाए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा ना। हाँ प्लीज। कितने लोगों को गूगल साइट के बारे में पता है कि आप गूगल पे अपने आप साइट बना सकते हो? सर इंटरेक्टिव रखो, देखो मैं सिखा भी दूंगा आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटी छोटी चीजें। नहीं नहीं बिल्कुल सर। तो और सब मैं जो आपको किसी को दिखाऊंगा आइडिया ना, नहीं है, रितेश भाई किसी को आइडिया नहीं है, आप प्रोसीड करें तो आज जितने भी हमारी ऑडियंस है आज आपसे ये चीज तो मास्टरी करके जाएगी। नहीं मैं सर आज आपको ये सच सीख बात लेंगे बता तो रहा बहुत हूँ हेल्पफुल होगा। कि बहुत सारे लोग जो अपने ईवीएम बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन वो कई बार पजल्ड होते हैं। तो अगर वो इन चीजों को यूज करेंगे ना, तो पजल खत्म हो जाएगा। मैं सीरियसली रत्नेश भाई, मैं ना कल यही सोच रहा था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा हमें चाहिए जो कि हमारे को रिमाइंडर्स या कुछ ऐसे पॉपअप्स हमारे पास आए जिससे कि हम लोग इन्वेस्टर के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली बात कर पाए, या कहीं कुछ ऐसा सोच पाए कि यार हमें रिमाइंडर्स या कुछ नोट्स बना पाए उसके रिगार्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी कोशिश ये होगी कि आज मैं आपकी जो ये सोच है ना,
मतलब जो आपका विचार है उसको कहीं कोई एक दिशा दे पाऊंगा। ठीक है, मतलब तो सर शुरू करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। जी, तो बेसिकली देखिए है क्या कि यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, तो मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरा एक 1 पेज डैशबोर्ड है। मतलब मेरी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, जिसे आप खुद भी बना सकते हो। जब आप गूगल के प्रोडक्ट में जाओगे ना, तो ये आप खुद डिजाइन कर सकते हो। और मेरा पूरा 100% बिजनेस इसी पे मैनेज्ड है। अगर मैं ऑफिस नहीं भी आ रहा या ऑफिस में बैठा भी हूं, तो आधा से 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर मैं सब देख लेता हूँ, सब जान जाता हूँ, और सब मुझे पता होता है कैसे करना है। अब ये कैसे करना है, देखिए, ये मेरा है नोटबुक आइडियाज फॉर्म। ठीक है, तो मैंने बोला कि गूगल फॉर्म बनाना आना चाहिए, तो मैंने ये गूगल का एक फॉर्म बना रखा है। जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आता है, मैं उसे इस गूगल फॉर्म में डाल देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म कैसे काम करता है, मैंने लिखा है इसको आइडिया नोटबुक। और क्या डाला कि ये बिजनेस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ट्रेनिंग लर्निंग से जुड़ा हुआ है, या जैसे मैं आजकल प्लान कर रहा हूँ कनक जी के कहने पे कि एक बुक लिखनी है, तो ये मेरी बुक का आइडिया है, तो वो भी मैंने डाल दिया। है ना, तो ये तीनों चीजें मैंने डाल दी। अब मेरे दिमाग में जो आइडिया आया ना, मैंने वो भी यहाँ लिख दिया। ठीक है, और तीसरी चीज मैंने क्या लिख दी कि इसका पर्पज क्या है इस आइडिया का, तो ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। चौथी चीज कि इसका मैंने टारगेट डेट क्या लेता हूं कि कब तक इसको इंप्लीमेंट करूंगा। और इसके बाद में मैंने क्या लिखा कि क्या मेरा कोई कोऑर्डिनेटर रहने वाला है इसमें, यानी मैं अपने टीम के किसी मेंबर के साथ इस पे काम करने वाला हूं, या खुद करने वाला हूं, या किसी थर्ड पर्सन को साथ लेके करने वाला हूं, तो मैं यहां लिख दूंगा। और कोई लिंक मैंने अगर इससे जनरेट किया, यानी मेरे को इसके लिए जहां से हेल्प मिलने वाली है तो मुझे डालना है, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। और जब मैं इसे सबमिट करता हूँ ना, तो क्या होता है, ये मेरे पास में यहाँ दिखता है। तो मेरा जब भी मैं ये पेज खोलता हूँ ना, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही देखता हूँ। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है कि प्रिपेयर ऑल इक्विटी क्लाइंट मास्टर शीट, क्रिएट ए मास्टर फाइल फॉर कॉलिंग स्क्रिप्ट्स, आइडिया फॉर बुक, नोट की गड्डी, एक दिमाग में मेरे बात आई, मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, रिस्क को समझो जब आप धीरे धीरे चलते हो, ये भी बुक राइटिंग का है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सारे आइडियाज लिखने शुरू कर दिए। और इन आइडियाज के अंदर एक ट्रैकर भी डला हुआ है, तो जो आइडिया पूरा हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली यहां से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद ये मेरा सेकंड सेक्शन आ गया, बिजनेस प्रोडक्टिविटी। यहां पर क्या है कि ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई बातें हैं, तो मैंने जो भी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के स्टेप्स लेने हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। ये प्रोडक्टिविटी में क्या है, प्रोडक्टिविटी ट्रैकर शीट जो मैंने बनाई हुई है गूगल के अंदर। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं, बाद में आप जो बोलोगे वो मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा, और कैसे किया है कभी बात करेंगे तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा बिजनेस गोल प्लानिंग शीट, तो मैंने जो बिजनेस के गोल बनाए उसकी प्लानिंग शीट बना ली। ये मेरी क्लाइंट मास्टर शीट है, जिसमें मेरे सारे क्लाइंट आ जाते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हों, इक्विटी के हों, इंश्योरेंस के हों, सब हों। ठीक है, नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं कि जैसे हमने कोई एसोसिएट बनाए तो उसके लिए एक छोटा सा वेबसाइट लिंक बना दिया। एनबीटी का मैं मेंबर हूं, तो वो भी मैंने यहाँ डाल दिया। लिंक टू बुक मीटिंग विद रत्नेश, किसी को मुझसे मीटिंग बुक करनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर लिया। जीएलपी की टीम के लिए भी हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है इंटरनल, उसको बना लिया। इसके अलावा रत्नेश का डिजिटल कार्ड है, ऑटोमेशन है, वो सब कुछ मैंने डाल दिया कि जो जो मेरे प्रोसेस में चल रहा है सब यहाँ पे आ जाए। जो सॉफ्टवेयर्स मैं बना रहा हूँ, जो चीजें मैं बना रहा हूँ, पहली चीज ये सॉफ्टवेयर किसी कोडिंग पे बेस्ड नहीं है, तो आप इनको खुद से बना सकते हो। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे कैसे बनाना है। देन उसके बाद में यहाँ पर मेरा जो सबसे मेन पेज है, इवन जैसे मैं आपको इससे पहले दिखाता हूँ एक चीज, कि जैसे पिछले दिनों मैंने CFGP किया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर। ठीक है, तो जब CFGP किया तो मैंने उसको भी कैसे प्लान कर दिया। वहां पे क्या था, कोर्स की जो कंटेंट आता था, मतलब जो वीडियोज होते थे, वो कई बार मैं सुन नहीं पाता था टाइम पे, क्योंकि उनका टाइम इवनिंग का ऐसा था जब मैं बिजी होता था। तो मैंने उसको पूरा कैसे किया कि सेशन 1 to 12 अप्रैल, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिंक पे दी हुई है। क्विज पे जाऊंगा तो उसका क्विज आ जाएगा, जो मुझे पास करना है तभी मैं नेक्स्ट सेकंड लेवल पे आगे बढ़ूंगा। उसकी पीपीटी चाहिए, यहाँ मिल गई, तो तीनों चीजें मेरे पास यहाँ आ गई। और ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया
ऐसे ही सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5, सेशन 6, जितने भी सेशन थे सारे मेरे यहाँ आ गए। तो इससे क्या हुआ, मेरी लर्निंग इजी हो गई और थोड़ी सिस्टमेटिक हो गई। तो मैं भले ही भूल गया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कहाँ तक कर लिया, कितना कर लिया, कैसे करना है, और वो डेटा मुझसे मिस नहीं होगा। यानी ये रिकॉर्डिंग जो मेरे पास आई, अब ये रिकॉर्डिंग में कई बार क्या है ना, वहां पे 10 मेरे 4 सेशन नहीं देखे मैंने, अब मैं ढूंढ रहा हूँ पहली रिकॉर्डिंग कहाँ है, दूसरी कहाँ है, तीसरी कहाँ है, वो झंझट नहीं है मेरे संग। मैं सीधे पहुंचूंगा उसी रिकॉर्डिंग पे, उसी की पीपीटी जब चाहे तब पढ़ लूंगा। तो ये मेरे लिए इजी हो गया। इवन हिसाब किताब, इसमें एक सेक्शन है, यहाँ पे क्या किया मैंने कि ये मेरा एक हिसाब किताब चल रहा है, उसका मैंने लिंक डाल दिया, ये क्लिक करूंगा तो मेरी वो शीट खुल जाएगी जिसपे ये सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। मेरे अपने इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स की लिस्ट वो पूरी मेरी यहाँ पे आ गई, और ये ऑटो अपडेटेड है। अगर आप इसको समझोगे तो ये ऑटो अपडेटेड है। कभी हम केवल इसी पे चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी स्टॉक लिस्ट बनाएं जो कि ऑटोमेटिकली रेट को चेंज कर दे, पीई को चेंज कर दे, ऑटोमेटिकली लास्ट ट्रेड रेट को चेंज कर दे, सब कुछ अपने आप कर दे। इसके बाद लॉयंस क्लब का मैं इस बार ट्रेजरर हूं, तो उसका हिसाब किताब रखना है, तो वो भी मैंने यहाँ डाल दिया। और ये भी ऑटो अपडेटेड है। अगर लॉयंस क्लब वाले मुझसे आज पूछे ना कितने पैसे खर्च हो गए, कितने रह गए, मैं तुरंत बता दूंगा, और मुझे इसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तो ये चीजें क्या है, मैंने डेवलप कर ली। इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज जो है वो है मेरी डिफॉल्ट डायरी। तो ये मैंने किसी बिजनेस कोच के साथ सीखा था कि हमारे पास एक डिफॉल्ट डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे को लिखा हो कि हमें किस समय कितने समय क्या काम करना है, या दिन में कितना समय किस प्रोजेक्ट पे देना है। इसके बाद माई हैबिट ट्रैकर शीट, देन KRA एंड वर्क प्रोसेस, कैश मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड AUM पोर्टफोलियो रिव्यू शीट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, टीम मेंबर शीट। ठीक है, अब मैं इसको आपको जैसे दिखाऊं तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इसमें अभी कैसे की है, जब आप बोलोगे कौन सा देखना है। इसके बाद में फिर क्या है कि जो भी चीज मुझे किसी को बोलनी है, कोई काम किसी को देना है, तो वो कैसे देना है। आप लोग क्या करते हो, अगर आपको अपने लड़के से कोई काम कराना है तो क्या करते हो, उसको फोन पे बोलते हो, उसको व्हाट्सएप कर देते हो, ठीक है, या उसको कॉपी पे कागज पे लिख के दे देते हो। मेरे यहाँ पे मुझसे बात करने पे पेनल्टी लगती है। मैं भले ही ऑफिस में बैठा हूँ, लड़का आके मुझसे ये पूछे कि ये काम करना है, मुझे बताए या मुझे बोले, तो उस पर पेनल्टी लगती है। मेरे यहाँ सिस्टम क्या है, मेरे यहाँ एक गूगल फॉर्म बना हुआ है, उस गूगल फॉर्म में हम एक दूसरे को काम दे देते हैं। मैंने गूगल फॉर्म बनाया, उस पर काम दे दिया। अब जैसे ही मैं काम दूंगा उसको, वो तुरंत की तुरंत उसकी स्प्रेडशीट में चला जाएगा। उसको बस एक ही बात बोली है कि तेरे को स्प्रेडशीट दिन भर देखनी है, बार बार देखता रहे, जो काम है वो उसी में करके अपडेट कर दे। और मेरे को भी कोई काम देना है तो ऐसे दे दे, मेरी शीट में आ जाएगा, मैं उसको अपडेट करता रहूंगा। तो इस तरीके से क्या है ना, ये मेरा काम हो जाता है। अब ऐसे ही ये मेरा वही नोटबुक का आ गया। इसके नीचे जो अभी आप कह रहे थे, किसी ने एक क्वेश्चन डाला था कि हायरिंग कैसे करते हैं, तो ये हायरिंग के लिए भी मैंने एक प्रोसेस लिंक बना रखा है, और एम्प्लॉई चेकलिस्ट बना रखी है कि कैसे हम चेकलिस्ट बनाते हैं कि भाई कौन कौन से एम्प्लॉय को क्या करना है। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉय आता है ना, उसको हम हफ्ता भर तो काम ही नहीं कराते। हमने उसको अपना जो एक लिंक दे रखा है, उस पर हमने सारी वो चीजें डाल रखी हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर आनी चाहिए। और वो शीट्स क्या हैं, वो शीट्स इस तरीके की हैं, दिखाता हूँ आपको। वो कुछ ऐसी है, ये मेरे एम्प्लॉय के लिए है। जब वो आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, 10 दिन इस पे बिताने होते हैं। उसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लर्न करनी है। और ये कहाँ से मिली, कुछ नहीं है सर, ये बड़ा आसान काम है। मैंने क्लिक किया और यूट्यूब का एक वीडियो का लिंक डाल दिया, जिसमें कि वो बिल्कुल बेसिक स्किल्स की बात कर रहा है। क्योंकि मेरे को कोई सुपर क्वालिटी नहीं चाहिए ना। मुझे तो क्या चाहिए कि मेरा जो एम्प्लॉई है वो कल को ये ना कहे यार ये प्रिंटर कैसे चलता है, कि ये गूगल में ये काम कैसे होगा। ठीक है, उसे ये सब चीजों पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो मैं सिखा दूंगा उसे कि अपने ऑफिस का काम कैसे होगा, लेकिन उसको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता, उसको मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सिखा सकता, उसको मैं एक्सेल में काम करना नहीं सिखा सकता। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसे आना चाहिए। तो जो आना चाहिए वो ठीक है, आता है,
लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि ये सब चीजों को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो मैंने उसको MS वर्ड की कुछ बेसिक लिंक दे दिया, एक्सेल का एक लिंक दे दिया, एक्सेल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का लिंक दे दिया, पावर पॉइंट का लिंक दे दिया। ऐसे ही ऑफिस की एफिशिएंसी के लिए उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स क्या चाहिए, तो यूट्यूब का एक वीडियो डाल रखा है सब जगह। डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, कॉर्पोरेट एटिकेट्स, ऑफिस एटिकेट्स, इसके अलावा हाउ टू यूज ग्रामरली फॉर बेटर इंग्लिश, ईमेल राइटिंग स्किल 2 पार्ट। इससे क्या होगा ना, 10 दिन वो जब इसको देखेगा, तो अब वो जो एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को बेसिक चीजों पे नहीं उलझना पड़ेगा उससे। मुझे उसे ये नहीं कहना पड़ेगा यार तुमने ये ईमेल कैसे लिखी है, इसमें बॉडी कहाँ है और कैसे नहीं है। और वो बोलेगा तो मैं बोलूंगा उसको सीधे कि 2 दिन तक जाके ये वीडियो देखते रहना आप। तो बेसिक आइडिया क्या है कि जब हम हायरिंग कर रहे हैं, तो हम जिसको हायर कर रहे हैं उससे हम अपना काम ही तो सिखाएंगे, उसे हम ये कंप्यूटर स्किल थोड़ी सिखाएंगे। तो उसके लिए अब वो कहाँ सीखेगा, तो मैंने ही उसे इकट्ठा करके दे दिया ये कि भाई ये चीजें सीख ले। अब ये सीख लेगा तो काम हो जाएगा। हालांकि इसके आगे भी है, मैं दिखाता हूं आपको। इसके बाद तो हमने सर क्या किया इसको हुआ, आपने जितना क्रिएट आपने क्रिएट कैसे किया, ये एक बता दो कि आपने इसी पूरा इतना जो एम्पायर है ये खड़ा कैसे किया। सर आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है, हाँ तो 5 वही मिनट में वही बता वही दूंगा, 5 मिनट में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वही चाहिए सर। तो पहले आगे बताऊं या पहले 5 मिनट में वो बताऊं, आप बताओ पहले। पहले वही बता दो, क्योंकि आपने तो बहुत चीजें बता दी है, हम बेसिक कुछ तो सीख लें। ये तो फुल डे की क्लास लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, ये तो पूरे दिन की क्लास है रितेश भाई। तो क्योंकि देखो पता है चीज क्या है, चीज ये है कि हम लोग सुनते बहुत है। अब जैसे हमने बहुत सारी चीजें देखी कि ये आदमी ऐसे प्रोसेस बनाता है, प्रोसेसेस हमारे पास बहुत है, पर क्या प्रोसेस कहीं आपके पास लिखा हुआ है? उस प्रोसेस की चेकलिस्ट क्या है आपके पास, कि वो प्रोसेस हो गया तो क्या कैसे जाएंगे हम आगे। तो वो चेकलिस्ट भी होनी चाहिए ना हमारे पास। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहीं पे ये देखिए, ये जैसे मेरा एक ऑनबोर्डिंग फॉर्मेट है। तो जब कोई एम्प्लॉय आता है ना, सबसे पहले उसका ये ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरा जाता है। रेफर्ड बाई, किसने रेफर किया, उसका नाम क्या है, किस डेजिग्नेशन पे रेफर किया, उसे रखने वाले हैं हम, डिपार्टमेंट क्या होगा उसका, वो किसको रिपोर्ट करेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथली सैलरी, ईयरली कंटिन्यूटी सैलरी, ये हम एक स्पेशल बोनस देते हैं, ऑफिस टाइमिंग्स क्या होंगी उसकी, ऑनबोर्डिंग फॉर्म उसने भरा या नहीं भरा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक लिंक हमने दे रखा है गूगल फॉर्म पे बना के, जहां उसको सारा डेटा डालना होता है। उसके बाद क्या है कि उसने टास्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अटेंडेंस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, लीव मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। उसको जो ग्रोथ पाथ मैंने आपको बताया, वो वीडियो 7 to 10 डेज में उसके कवर हो गए या नहीं हुए। उसके बाद हमने उसको ईमेल असाइन कर दी या नहीं की, कि अरे उसके असाइन हो गए या नहीं हुए, आईडी कार्ड अलॉट हो गया। तो ये सब चीजें क्या है ना, कि हमने उसकी बना रखी है, नहीं तो हम ही भूल जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया कि उस चीज को सिस्टम में जब हम ले आए, तो सिस्टम में लाने के बाद क्या किया कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया कि वो काम इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ कि चाहे सेशन कम ज्वाइन करो, कम लर्निंग्स लो, लेकिन जो भी ले रहे हो ना आप उसको इम्प्लीमेंट कर लो। तो जब आप किसी सेशन के लिए जाते हो या कुछ भी करते हो ना, तो जरूरी नहीं है आपका ऑब्जेक्टिव हो कि सब कुछ सीखना है या सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है। कोई एक भी चीज हो गई ना, तो वो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो मैं बस इसी चीज पे फोकस किए हुए हूँ कि जब भी मैं किसी ट्रेनिंग्स में जाता हूँ ना, तो मैं लास्ट में उसमें से 1 या 2 चीजें लिखता हूँ कि ये चीज को फॉलो करना है आगे से, इससे ज्यादा नहीं करना। भले ही कितने नोट्स बन गए हो मेरे, बट लास्ट में एक्सट्रैक्ट निकल के ये आएगा कि ये 2 काम इस बार के टारगेट में है जो मुझे करने हैं। ठीक है। तो अब क्या है ना, जैसे अभी आप कह रहे थे कि कैसे करना है, तो सर देखो बहुत आसान है, मैं आपको एक बार में बता सकता हूँ। बताऊं अगर परमिशन हो तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोग गूगल यूज करते हैं, जीमेल कितने लोग यूज करते हैं? जीमेल कौन कौन यूज करता है? सारे ही करते होंगे सर आज की डेट जीमेल के अंदर जब आप जाएंगे, तो जीमेल में जाइए और ये जो 9 डॉट्स बने हुए हैं, इन 9 डॉट्स पे जाइए और यहां जाके अपनी ड्राइव खोल लीजिए। कभी हम डिफरेंट लेवल पे इस पे बात कर सकते हैं।
मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि अभी समीर जी ने पूछा तो उनको आंसर दे रहा हूँ कैसे करना है। जब हम आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि मैं न्यू पे जाता हूँ, और न्यू पे जाके मैं यहाँ पर मोर पे जाऊंगा, और मोर पे जाके यहाँ पर गूगल साइट्स खोल लूंगा। जब मैंने गूगल साइट खोला तो आपने देखा ये साइट आ गई, ये मेरी वेबसाइट है। इस पे मैं जो चाहे जैसे चाहे बनाऊं, तो मैंने जो कुछ भी बनाया वो उस वेबसाइट पे डाल दिया। और ये इतनी आसान है इसको बनाना कि इससे आसान वेबसाइट बनाना हो ही नहीं सकता। आप अगर ढंग से बनाओगे ना तो हो सकता है 2 महीने बाद आपको हो यार कि मेरे को वेबसाइट नहीं बनवानी थर्ड पार्टी, मैं खुद बना लूंगा। अच्छा जी। देखिए यहाँ लिखा है योर पेज टाइटल, आपने लिख दिया है यहाँ पे समीर वेल्थ, हो गई समीर जी की साइट। इसके पीछे फोटो डालना है, इमेज दिया हुआ है, अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर कुछ भी आपको डालना है, सपोज यहाँ पर मुझे डालना है अपना एक फॉर्म, तो ये बटन लगाना है मुझे, तो मैंने बटन पे लिखा कि मुझे लिखना है कि FFF एंट्री फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसका लिंक डाल दिया फॉर्म का, और उसके बाद मैं जैसे ही इंसर्ट करूंगा ना ये बटन यहाँ बन के आ जाएगा। मैं एक वैसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लिया तो ये FFF एंट्री फॉर्म बन गया। अब बटन बन गया ना ये। अब इस बटन को मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी साइट अभी मैंने जो चेंज की है वो ऐसे दिखने वाली है। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे FFF एंट्री फॉर्म पे ले जाएगा। तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक बड़ा यूजफुल टूल हो गया। तो ये इतना आसान है। अब इसमें थोड़ा एक्सप्लोर आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपने 5-7 मिनट में तो बताया मैं नहीं बता पाऊंगा। सर, लेकिन जो ये मैंने आपने आपको एक आइडिया बताया दे ये दिया। गूगल का टूल वेबसाइट का, क्या इस पे डोमेन भी लेना पड़ेगा कहीं से अलग, या ये डोमेन काम नहीं कर नहीं जाएगा? दादा, मैंने डोमेन की बात ही नहीं करी है, आपकी जीमेल पे चलेगा ये। केवल पर्सनल यूज के लिए है ये, पब्लिक के लिए भी है ये? ये तब तक आपके लिए है जब तक आप इसको पर्सनल लोगों को दे नहीं रहे। इसमें शेयर का ऑप्शन है, तो ओके, जिसको हम शेयर करेंगे उसी को मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। यानी अगर आप चाहो कि आपके अलावा कोई ना देखे तो कोई नहीं देखेगा, आप चाहो कि आपके अलावा ये लोग देखें तो वही वो लोग देखेंगे। तो इसमें कुछ वो रिमाइंडर्स वगैरह का भी हम कुछ सिस्टम बना सकते हैं कि हमें रिमाइंडर्स पॉपअप हो, कुछ ऐसा बन सकता है इसमें? देखिए वो चीजें क्या है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं। अब आप पहले अच्छा। फर्स्ट लेवल क्लियर करो तो सेकंड लेवल की बात करेंगे। सही बात है। ये बेसिक चीजें रत्नेश भाई जो हमारे पास अवेलेबल होते हुए भी हमें पता नहीं है, to be ये very- बहुत आसान है, और इसको सीखने के लिए एक्चुअली आलसी होना पड़ेगा। आलसी से मतलब क्या है कि आपको जो है ना ज्यादा टाइम क्लाइंट पे ना देके प्रोसेस पे देना पड़ेगा, है ना। जब आप थोड़ा सही। प्रोसेस को बिल्ड करने की तरफ चलोगे ना तो सबसे ज्यादा आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो बेसिक सर, यहाँ आइडिया पे क्या है ना। एक क्वेश्चन ही आता है। आपने बताया कि आप आलसी हैं, आप 90% ऑफ द टाइम आप ऑफिस में होते हैं, तो क्लाइंट से इंटरेक्शन कैसे करते हैं? सर मैंने आपको बताया ना, क्लाइंट मेरे पास आता है, उसे पता है कि मैं ऑफिस में बैठा मिलूंगा। अच्छा। आप देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, ये जो मेरी साइट है ना ये केवल मेरे लिए है। ऑफिस वाली साइट अलग थी, ये मेरे लिए है। इसमें सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, तरीका नहीं बदलोगे नतीजा नहीं बदलेगा, बने रहोगे कोलू का बेल, वही बीज वही तेल। तो ये एक कहावत है, बट पर्पज इसका वही है कि हमको तरीका बदलना पड़ेगा। जो आज की डेट में डिसरप्शन आ रहा है ना अपनी इंडस्ट्री में, उस डिसरप्शन में सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है ना, आपके लिए ना डायरेक्ट खतरा है ना आपके लिए एएमसी खतरा है, आपके लिए टेक्नोलॉजी का यूज ना करना खतरा है। सही बात है। क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं ना ऑनलाइन, वो टेक्नोलॉजी की वजह से अपने को प्रमोट कर पा रहे हैं। तो आप बीएससी यूज करते हो या कोई और बैकअप प्लेटफॉर्म भी कोई आपने रखा हुआ? देखिए सही बात बताऊं तो आपको, जिस समय मैंने 2016 में शुरू किया तो मैंने एमएफयू का फॉर्म डाला, उनके यहाँ पे सुविधाएं ना के बराबर थी। कैन बनने में मुझे लगा था 1.5 महीना। जब मैंने एनएससी की भी उस समय शुरू किया, लेकिन एनएससी में भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन बीएससी ने बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया और बहुत तेजी से काम होते चले गए। तो आज की डेट में जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सभी बीएससी पे ही हैं। हमने कोई सेकंड अभी ऑप्शन ढूंढा नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ढूंढेंगे तो फिर ढंग से ढूंढेंगे।
तो अभी तो हम बीएससी से काम कर रहे हैं, दिमाग लगाने से हमें कोई फायदा नहीं कि दो दो जगह क्लाइंट का हम कैन बनवाएं या वो करें, एक ही जगह बना हुआ है वो काफी है। तो एज वी स्पीक रत्नेश जी, आज की डेट में कितना क्लाइंट बेस आप हैंडल कर रहे हो? सर लगभग मेरे पास जो ऑनलाइन बने हुए कैन हैं, सॉरी ऑनलाइन बीएससी में जो मेरे पास अकाउंट बने हुए हैं वो लगभग 2600 अकाउंट है। क्या बहुत ही बढ़िया सर, तो वंडरफुल। हमारे यहाँ तो हम जो भी आता है ना, आगे क्या देखते हो सर, आगे कैसे देखते हो सर? कैसे आप बढ़ना चाह रहे हो? आप बता रहे थे ना कि आगे का आप प्लान करते हैं, आपने वो भी शेयर करना था कि आगे का क्या प्लान है आपका, कि कहाँ, क्या ये जर्नी अब कहाँ जा रही है? सर अभी आपको दिखाया ये आगे का ही तो प्लान है। एक्चुअली जो मैंने आपको बोला ना, हम 8 से 16 पे जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, अभी हमारे पास 8 एम्प्लॉई हैं और हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने एम्प्लॉई की स्ट्रेंथ को डबल कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली जो आज की डेट का विजन है वो ये है कि मैं ये जो टेक्नोलॉजी पे अब काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसने क्या है, मेरे को एक इंफ्रा और एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज बना के दे दी है। तो अब मेरे को इस बात से कोई डर नहीं है कि मेरा जो काम है वो कहाँ रुक रहा है या कहाँ जा रहा है। बेसिकली है क्या कि मेरे को अब बाहर निकलना है। जो मेरा नेक्स्ट प्लान है ना वो ये है कि अब ये आलस छोड़ के ना अब क्लाइंट से मिलना है। तो अब एक्सपेंशन की तरफ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक लर्निंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा मानना ये है कि जब हमारे पास इंफ्रा होता है ना तो हम काम कर पाते हैं। अगर आपके पास इंफ्रा नहीं है और आप मार्केट में निकल जाओ तो आप वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट को दे ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या है ना, हमने जो काम किया वो किया इंफ्रा पे, क्योंकि ये इंफ्रा ही है। जो मेरा ये साइट खड़ी हुई है या जो मेरा जो भी सिस्टम बना हुआ है ये मेरा इंफ्रा है। इस इंफ्रा की वजह से मुझे मालूम है कि मैं अगर ऑफिस में नहीं हूँ 6 दिन तो भी मुझे मालूम है कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है। ये सबकी बहुत रिपोर्टिंग मेरे इंपॉर्टेंट पास आ चीज, जाती है। ये बहुत क्योंकि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। ना, इसमें नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाओगे ना, तो जैसे हमने क्या किया हुआ वी लुकअप लगा रखा है बहुत सारी शीट्स के अंदर। तो जो काम कर रहा है लड़का, अब हमने वी लुकअप लगा दिया तो वो शाम को जब मैं डेटा देखने बैठता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि इस लड़के के पास 6 काम आए थे, इसने 6 में से 4 निपटा दिए, 2 रह गए हैं। तो अब मैं उससे केवल इतनी बात करूंगा, यार ये 2 क्यों रह गए हैं। तो मुझे हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय वाइज डेटा पता है। अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम भी उसके आगे लिख दी ना तो उसको वहां पे शीट पे लिखा हुआ है कि भाई इसमें जो वजह से काम रह गया है ना वो काम आप मेंशन कर दो कि इस वजह से ये काम मेरा नहीं हुआ। तो मुझे पता है, अब मैं अगले दिन मुझे पता चल जाता है कि भाई ये काम हो सकता है इसके लेवल का ही ना हो, या इसमें मुझे कुछ इंटरफियर करना है, या मुझे इसको कोई गाइड करना है। एक चीज और आपको बताता हूँ, मैं एक काम और करता हूँ, वो भी बड़ी अच्छी चीज है और वो सबको करनी चाहिए शायद आपको। हमारे हाँ जी, पास 8 लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग मीट करते हैं 10 बजे, और वो केवल 10 से 15 मिनट की मॉर्निंग मीट होती है। और उस मॉर्निंग मीट के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट में क्या नया हो रहा है, किस किस ने क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखी है, हमारे लिए आगे का ट्रेंड क्या है, कौन सा फंड हमें बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है, किस तरह के शेयर्स रिकमेंड करने हैं। बहुत शॉर्ट में हम इसको काम को करते हैं। तो इसका हमने एक पैटर्न बना रखा है कि पहले कौन बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा, कितने टाइम में उसको कवर करना है, उसके बाद कौन बोलेगा, कितने टाइम में उसको कवर करना है, और क्या क्या उसके पॉइंट्स होंगे। और पहले हम पूरा मार्केट डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में लास्ट के 4 मिनट या 5 मिनट हर व्यक्ति अपनी तरफ से ये बोलता है कि उसने कल क्या किया और आज क्या करने वाला है। और इसके अंदर वो ऑपरेशनल वर्क नहीं बोलेगा, वो बोलेगा केवल वो जो कि ग्रोथ दे सकता है। यानी कि उसने क्या सीखा या सीखना है, उसने किन क्लाइंट से बात की या करनी है, यानी जो कि बिजनेस को ग्रोथ देने वाली बात होंगी। तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में अपने आप बोलते हैं कि नाउ डिस्कस ग्रोथ टॉपिक्स। उसके अंदर हर व्यक्ति, इवन सबसे पहले मैं ही बोलता हूँ, देन उसके बाद मैं एक एक को हैंड ओवर करता चला जाता हूँ, और उसमें सब तो चीजें ये वो जो फिर एक आपकी एक करके डिस्कस होती जो है। ये आपकी टीम है, ये सारे ऑपरेशंस के हैं, 8 के 8 बंदे जो हैं, या कुछ सेल्स वाले भी आपने ऐड ऑन किए? सरप्राइजिंगली मेरे यहाँ एक भी सेल्स का आदमी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी सेल्स का आदमी नहीं हूँ।
क्योंकि सेल्स का मतलब तो ये है ना कि मैं जाके और कह रहा हूँ क्लाइंट से कि भाई ये फंड खरीदो, हम कहते ही नहीं है। हमारा मानना क्या है, क्लाइंट से आप बात करो, क्लाइंट खुद पूछता है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। और तो हमारे कितना यहाँ रेगुलरली एक क्लाइंट से कितना रेगुलरली आप इंटरेक्शन करते हो, मतलब आपकी टीम करती है या आप करते हो, कितने टाइम फ्रेम के बाद करते हो आप? हम लोग बात करते हैं लगभग 3 से 4 महीने पे, अच्छा। मिनिमम 3 से 4 महीने पे। और इसके अलावा हम लोग करते हैं ये कि जब हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, यानी किसी प्रोडक्ट पे हमें कंपेन करनी है, तो हम वो प्रोडक्ट के लिए बीच में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी को कुछ पूछना है तो रत्नेश जी से पूछ सकते हैं। थैंक यू रत्नेश जी फॉर अ वंडरफुल आउटलुक। ये तो ये चीजें समझने में अभी टाइम लगेगा। आपने जो इतना बड़ा नहीं सर, ये बना बड़ा दिया। नहीं है, ये बड़ा नहीं है। देखो मैं आपको आज एक बात बोलता हूँ, अगेन मैं आपको बहुत समरी में एक बात बोलूंगा। जब आप इस सबको देखोगे ना तो शायद ये बड़ा है, लेकिन हाँ, अगर आपने आज के पूरे सेशन में से एक भी लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आपकी शुरुआत हो गई। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप सर। हर महीने एक लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। ये मैंने बनाना शुरू किया था 2020 से, तब जाके मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूं कि मैं इसको बना पाया हूं। नहीं नहीं, बहुत और ही बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। आपने एक अपना सीआरएम बना दिया है बेसिकली। यस, ये मेरा सीआरएम है, जो कि मेरे को बियॉन्ड जो सीआरएम हमने खरीदे हुए हैं सॉफ्टवेयर के, उसके आगे जाके बताता है कि क्या करना है मुझे। परफेक्ट। तो मैं यही बोलूंगा कि आप ना क्या करो, कोई भी मतलब सभी लोगों में जिसको भी एक लगता है कि हमें करना चाहिए, तो वो कोई एक टूल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, किसी एक सॉफ्टवेयर को इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, कोई एक प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करो और आपके काम होते चले जाएंगे। तो डियर वॉलंटियरी कोचेस एंड ट्रिपल एफ मेंबर्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क टू रत्नेश जी। कुछ पूछना है? आज की डेट में सर एयूएम कितना है अपना? सर एयूएम ज्यादा नहीं फिर भी सर अरबों में है। है, करोड़ों में है। बस सर अरब नहीं पहुंचा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एनीवन एल्स, कोई क्वेरी? एक्चुअली मैंने आपको बताऊं, मेरा जो मेन फोकस है वो आज तक केवल और केवल सिस्टम डेवलप करने पर रहा है। नहीं नहीं, बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हम लोग, अगर हम बात करें तो मेजरली इसी चीज में सब लोग लैक करते हैं, कहीं ना कहीं हैंडीकैप हो जाते हैं कि कैसे हम टीम्स के साथ कम्युनिकेट करें, या इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करें, या सिस्टम कुछ ऐसा बनाएं जो ऑटोमेटिकली चीजें चलती चली जाए, ऑटोमेट हो जाए चीज। देखिए जैसे मैं आपको सामने एक चीज खोली है, और ये आपको बताने के लिए कि हम कैसे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स। तो कोई भी मेरे यहाँ आ रहा है या मेरा लड़का काम कर रहा है, तो उसके लिए गाइडलाइन क्या है। सबसे पहली चीज मैंने उसको बता दिया केवाईसी क्या होती है, कितने तरह की होती है। तो बेसिकली जो हमारे यूज में आती है जनरली वो लिख दिया, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो लिख दिया। ये मैंने अभी कल बनाना शुरू किया है, तो अभी इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, बट मैं आपको थॉट बता रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता दिए, पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड, यानी जब हम केवाईसी बनाने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि जिससे हमारी गलतियां ना हो। और उसके आगे फॉलो अप डेट, कि अगर हम ऑनलाइन केवाईसी बना रहे हैं तो 1 से 2 दिन में हो जानी चाहिए, ऑफलाइन बना रहे हैं तो 1 से 4 दिन में हो जानी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने सबको लिख दिया। पर्पज क्या है कि जब मैं नई हायरिंग करूंगा तो उस लड़के को मुझे अलग से टीच नहीं करना, मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये एक चीज बनी हुई है, इसको समझो पहले, या सही इसको है। सामने रख के उसको समझा दूंगा। तो उसके लिए क्या है ना, समझना समझाना आसान हो गया। इसमें हर किसी का टेट दिया हुआ है। और टेट देने का पर्पज क्या है, टेट देने का पर्पज ये है कि हमने अपने सिस्टम में क्या बोला हुआ है, हमने बोला हुआ है कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है टाइम से, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको उसके लिए प्रयास करना है। तो आप क्या प्रयास करोगे, वो कैसे करोगे। सबसे पहला काम क्या है कि जब वो नहीं हुआ तो आप पहले तो जिस भी एएमसी से रिलेटेड है, जिस भी पर्सन से रिलेटेड है, एक बार फोन पे कम्युनिकेट करके कोशिश करोगे। अगर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता तो सेम डे आपको ईमेल डालनी है।
आपको क्या करनी है, सेम टाइम पे ईमेल डालनी है, और वो ईमेल जानी चाहिए हमारे यहाँ से, और उसका फॉलो अप होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे लड़का क्या करता था कि भाई मैंने केवाईसी भेजी सर, वो बनी ही नहीं है, अभी होके ही नहीं आई, तो मैं आगे कैसे करूं? मैंने कहा होके नहीं आई ठीक है, लेकिन क्या तुमने मेल डाली थी? उस मेल के अंदर सीसी मेरा होना कंपलसरी है, कि वो एक मेल की कॉपी मेरे पास भी आनी चाहिए। तो इस तरीके के ना प्रोसेस ये भी लिखा हुआ है कि यानी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि भाई फोन पे बात करनी है, उसके बाद आपको मेल डालनी है, मेल का जवाब नहीं आने पे आपको रिमाइंडर मेल कितने दिन बाद डालनी है। तो वो पूरा एक प्रोसेस एक जगह लिख के रख दिया। अब वो लिख के रख दिया तो सबके सामने है, कोई उसमें ये नहीं कह सकता मुझसे कि आके कि भाई मैं भूल गया। भूल गया का मतलब ही नहीं है, कैसे भूल गया? करेक्ट। तो एक्चुअली क्या है ना, जो चीजें हम सोचते हैं अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएं एक एक करके, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये चाहे हम किसी बाजार में भी इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलते हैं, तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। पर मेरे संग क्या है कि मुझे लगता है कि चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। थोड़ा सा कह सकते हो आप कि यहाँ पे मैं डिफरेंट सोच लेता हूँ कि चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, तो मैंने सारी चीजें अपने हिसाब से बना रखी हैं। क्योंकि रत्नेश भाई पता क्या होता है, लोगों का ये रहता है कि यार हम हमारे पास इतना, जैसे आपने तो पूरा प्रोसेस अपने हाथ से बनाया, राइट? आपने अपना टाइम डिवोट किया, आपके पास टीम है। कई लोगों के पास जैसे एक टीम मेंबर होता है, दो होते हैं हद से, तो वो कहते हैं यार कि मैं इतना टाइम उसमें लगाऊंगा, मैं क्लाइंट सर्विसिंग में या उनको क्लाइंट्स एक्विजिशन में टाइम लगा देता हूँ। तो दे ट्राई टू प्रोक्योर द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देखिए, इसमें तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आपको अपने पास में टीम रखनी चाहिए, और एक आदमी एक्स्ट्रा रखना चाहिए। जो वो आप एक आदमी एक्स्ट्रा रख रहे हो ना, एक्चुअली उससे आप अपने लिए टाइम बचा रहे हो, और वो टाइम आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो जैसे आप चाहे कुछ नहीं कर रहे हो तो बुक पढ़ने ही बैठे हो, या आप इम्प्लीमेंट करने बैठे हो, एनी वे दैट इट विल बी प्रोडक्टिव फॉर यू फॉर द लाइफ टाइम। तो आप अगर किसी को 10,000 रुपया महीना दे रहे हो ना, वो 10,000 रुपये महीने आपके 10 लाख के बराबर है। ये आप पक्का मान के चलो। क्योंकि अगर आप आज में जीना चाहते हो तो आपके लिए ठीक है वो सब चीजें, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हो, फ्यूचर को लीड करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आज, और वो बहुत जरूरी है। तो जो लोग नहीं सोच रहे वो हमें सोचना पड़ेगा। और क्लाइंट एक्विजिशन के लिए रेफरल बेस्ड ज्यादा चलता है, या क्लाइंट्स आप कुछ मार्केटिंग कुछ टिप्स वगैरह या कुछ सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हो, क्या करते हो? समीर आईएपी जी, आपने बताया। समीर जी मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईएपी के थ्रू करते हैं, हम लोग रेफरल के थ्रू करते हैं। और रेफरल मेरा एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। मेरे पास ऑलमोस्ट डेली एक रेफरल तो आता ही है मिनिमम। Awesome, हम बहुत जब बढ़िया। महीने का डेटा निकालते हैं तो महीने के डेटा में हमारे क्लाइंट्स में 40% जो है वो क्लाइंट रेफरल के थ्रू होता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर आप मेरी कंपनी के वेब पेज वगैरह देखोगे, तो वो भी आपको रेगुलर अपडेट होते हुए दिखेंगे लगभग। तो वहां पे मेरी प्रेजेंस लगातार बनी हुई है। बाकी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वही तैयारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा डेवलप करें, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि हम लीड्स को भी प्रॉपर वे में ला सकें या जनरेट कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेरा जो अब प्लानिंग है वो ये है कि मुझे मार्केट में निकलना है। तो अब मेरा प्लान ये है, मार्केट में जो निकलना है तो मार्केट में जाऊंगा तो बिजनेस लाऊंगा, ठीक है ना। करेक्ट। अभी तक क्या है कि मैं लोगों के पास जाता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जब जाऊंगा तो फिर वहां पे क्या है ना, लीड्स भी जनरेट होंगी और सारी चीजें होंगी। तो उस लीड्स को डेवलप करने के लिए भी हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग्स को भी डेवलप कर रहे हैं। जो अभी तक हम आईएपी करते हैं, हम आईएपी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आईएपी को किस तरीके से ऐसे बनाया जाए कि अभी हम हर 20 दिन में 25 दिन में आईएपी करते हैं, हमारी हर हफ्ते और हर दिन आईएपी हो। ये हम लोग कैसे करेंगे, इस पे हमारी कोशिश है कि हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
Thank you so much, Ratnesh ji. Nishant, we want to take the things forward. अगर कोई क्वेश्चन Okay, नहीं sir. है तो we can Very beautiful Right. session, I think. I think summary बहुत यही बढ़िया. है. Process. I think एक्सक्यूज sir मी, has मेरा covered. एक क्वेश्चन था. हेलो. जी 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 हाँ जी प्रसाद सर. जी। हाँ, हम पुणे से बात करें, प्रसाद देशपांडे. अभी जैसा हम रिसेंटली भी अपने 2-3 सेशन सुने थे अलग अलग लोगों के, जैसे अपना दीपेश मेहता सर वगैरह, तो जो जो लोगों के सेशन सुने हैं, एक सजेशन था अपना अभी ट्रिपल एफ के इसमें एक पैनल डिस्कशन होना चाहिए, ताकि एक बार सामने सामने सबको कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब हो जाए, जैसा अपना बॉम्बे का भी हुआ था वो सेशन. सब लोग जो स्पीकर है, तो एक बार आमने सामने हो जाए सेशन सवाल जवाब, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पैनलिस्ट. और एक दूसरा चाहते थे कि जो एम्प्लॉयज की बात कही, अभी हमारे पास भी है टोटल 10 एम्प्लॉयज, तो एक ऐसा भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि उनको बिजी कैसा रखे, क्या क्या अलग अलग एक्टिविटी उनको दे सके, जो एम्प्लॉयज के पास ज्यादा काम नहीं है, ताकि वो भी पूरे दिन बिजी रहे, और अपने को भी ना लगे कि अरे एम्प्लॉय को अपने पास है लेकिन निकालना पड़ेगा, ये प्रोडक्टिविटी कम हो रही है एज अ कंपनी की. तो उसके बारे में कुछ सजेशन मिल सके तो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा दी जाए. तो प्रसाद जी, इसमें देखिए पहली चीज तो ये कि ये जो डिस्कशन है, डेफिनेटली मैं भी ट्रिपल एफ का जो सेशन होने जा रहा है उसमें आ रहा हूँ, तो वहां पे हम लोग बातचीत करेंगे और सभी लोग होंगे वहां पे. मैं समझता हूँ दीपेश जी या जितने भी लोग इसमें हैं वो सभी मिलेंगे वहां पे. और उस सेशन में नेटवर्किंग ही सबसे बड़ा पॉइंट है. आपस में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सारी चीजें होती हैं. और एक चीज क्या है ना कि हमें इतना बढ़िया फोरम मिला हुआ है ट्रिपल एफ में. एक तो ये कि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत वैसी वाली नहीं है, यहाँ सब सिलेक्टेड लोग हैं, तो हमारी एक दूसरे की बात को समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तत्पर रहते हैं. दूसरा, जो आपने अभी अपनी प्रॉब्लम बोली ना कि एम्प्लॉइज हैं तो कभी खाली रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि किसको हम क्या काम दें और कब दें. देखिए, इसका एक बहुत बढ़िया समाधान है, जिसको कि हम किए बिना कभी भी हायरिंग ना करें तो हमारा काम हो जाएगा. जब भी हम हायरिंग करें उससे पहले ये सोच लें कि हम क्यों हायरिंग कर रहे हैं. यानी जिसको कि हम बोले कि एक लैंग्वेज में कि KRA KPI पहले से डिसाइड होना चाहिए, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि इसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है. और दूसरा चीज ये कि हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ही नहीं उठानी है. अगर आपके पास 10 लोग हैं तो 10 लोगों में आप वर्टिकल्स बना दीजिए कि कौन किसको रिस्पॉन्ड करेगा. उससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो चीज आप सोच रहे हैं ना कि इससे क्या काम कराऊं, वो आपका सीनियर एम्प्लॉय सोच रहा होगा कि यार मैं इससे क्या काम कराऊं. आपने क्या करना है कि जैसे मेरे पास में इक्विटी का कोई काम है, तो मेरे पास इक्विटी के 3 लोग हैं. मेरे टीम में 3 एम्प्लॉय हैं जो इक्विटी हैंडल करते हैं, शेयर मार्केट, क्योंकि मेरा मेन काम म्यूचुअल फंड से ज्यादा आज भी शेयर मार्केट में है. तो शेयर मार्केट को 3 लड़के हैंडल करते हैं, लेकिन जिसमें मैं किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता. मैं केवल एक जो सीनियर है उससे इंटरेक्ट करता हूँ. उसको बोलता हूँ क्या करना है, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है. इवन परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मैं नहीं लेता उससे, उसके सिवा किसी और से. मैं केवल उसी से बात करता हूँ. अब उसको सोचना है कि मेरे पास काम ज्यादा है तो मुझे किस किस को देना है. तो अगर ये डेलीगेशन प्रॉपर होगा ना, अगर आप ही बैठ के सोचोगे कि मैं सबका काम नहीं डिसाइड करूंगा, तो सर काम नहीं होगा. फिर आप इसके लिए यही करिए कि टीम बनाइए, और टीम में किसी एक के लिए आप डिसाइड करिए कि ये वाला वर्टिकल पूरा इसको संभालना है. जैसे अगर आपने बैक ऑफिस संभाल लिया, किसी को दे दिया, तो बैक ऑफिस की जिम्मेदारी एक बैक ऑफिस का हेड होना चाहिए, और उस हेड के नीचे भले ही 2 लोग हों बैक ऑफिस वाले, तो वो हेड डिसाइड करे मुझे कौन सा काम किससे कराना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा. तो जब हम हायरिंग करेंगे ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे तो हमारा काम होगा. Any more questions we have for today? ठीक है सर. I think, sir, no more questions are there. So thank you for the beautiful session. If we have liked the session, हम लोग क्या करते हैं volatility coaches, what we flow in the chat box, boom We boom write boom. boom.
So everyone can write boom. Boom. So thank you everyone for listening. Thanks Ratnesh bhai, really an eye opener and बहुत चीजें समझ में आई हैं. होपफुली कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट कर ही देंगे. अब चीज समझ में आ रही है. नहीं, बस यही है सर दादा कि मेरा जो ये एक्चुअली यहाँ पे जब मैं बोलने जाता हूँ ना तो मैं फॉर्मल होके बोल नहीं पाता, तो मैं बड़ा ऐसे बात करने लगता हूँ. मुझे लगता है कि एक स्पीकर की तरह नहीं बोल पाता. सर बिल्कुल यही चीज है, यही चाहिए ऑनेस्टली, कि आप फ्लुएंटली बोलो, जो आपके दिल में है, दिमाग में बोलते हाँ, चले जाओ. बस जो मन में आया मैं बोलता चला गया. बस 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 बस. ठीक है जी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you Thank all. you very much. Thank you. थैंक यू निशांत, थैंक यू.